दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अक्ष गुरुकुल। तो आज हम अपने एनवायरमेंटल साइंस की जो यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हमारे 7 यूनिट हैं जिनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली यूनिट है उसका नाम है पर्यावरण का अध्ययन का परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ हमारे आसपास का वातावरण जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरता है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पर्यावरण की परिभाषा वह सब कुछ जो हमारे आसपास है जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ें शामिल हैं, जैसे मिट्टी, पानी, जानवर और पौधे आदि। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, वो सभी वातावरण का हिस्सा और वो सभी वातावरण है। अब हम देखते हैं कि भौतिक वातावरण के घटक क्या क्या होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि हमारे पर्यावरण में चाहे निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, वो सभी वातावरण है, ठीक है। तो अब हमारे वातावरण में स्थलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है, पारितंत्र सिस्टम भी आता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ना एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्थलमंडल पर्यावरण, ठीक है। स्थलमंडल की परिभाषा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है, यानी जिस लेयर पे हम रहते हैं ना, वही हमारा स्थलमंडल है। स्थलमंडल जिसे हम पृथ्वी की बाहरी परत के रूप में जानते हैं। स्थलमंडल की प्रमुख 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। अब हम इन तीनों परतों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो लेयर है पृथ्वी की वो होती है क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे भारी परत है और यह सबसे पतली परत होती है। क्रस्ट में ठोस चट्टानें और मिट्टी होती है। यह 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट जो महाद्वीपों के अंतर्गत आती है, और महासागरीय क्रस्ट ये हमारी दूसरी लेयर है क्रस्ट की जो महासागरों के नीचे होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट औसतन 30 से 50 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महासागरीय क्रस्ट लगभग 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। अब जो क्रस्ट होती है उसके नीचे जो हमारी सेकंड वन लेयर है उसका नाम है मैंटल। क्रस्ट के निचले या नीचे मैंटल परत होती है जो पृथ्वी की कुल मात्रा का लगभग 84% होता है। यह परत ठोस और तरल दोनों रूप में होती है, जिसमें उच्च तापमान और दाब के कारण चट्टानें प्रभावित होती है। मैंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और अन्य तत्व शामिल होते हैं। मैंटल की गतिविधियों के कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां होती हैं। अब ये जो हमारी फर्स्ट लेयर थी क्रस्ट, ठीक है, इस लेयर पे तो हम अपना जीवन यापन करते हैं, जिस लेयर पे हम चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके नीचे की लेयर होती है मैंटल, उसमें पता है लावा और जो प्लेट्स होती हैं उनका हिलना डुलना, उनमें घर्षण, ये सब क्रिया देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है और भूकंप जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब जो हमारी लास्ट लेयर है उसका नाम है कोर। कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, ठीक है। यह 2 भागों में विभाजित है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर तरल धातु जैसे लोहा और निकेल से बना होता है, जबकि आंतरिक कोर ठोस रूप से होता है। बाहरी कोर की मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर है और आंतरिक कोर की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर होती है। कोर के गर्म तापमान के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आइए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये जो आउटर कोर लिखा आ रहा है ना, यही हमारी होती है बाहरी कोर, ठीक है, जो लोहा और निकेल से बनी होती है, ठीक है, जो तरल रूप में हमें मिलती है। लेकिन जो इनर कोर है ना, वो ठोस रूप में हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी स्थलमंडलीय की 3 परतें थी।
अब हम देखते हैं कि वायुमंडलीय पर्यावरण। वायुमंडल की परिभाषा। पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरणीय वायुमंडल है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर की वायुमंडलीय परतों का समूह है। यह परतें विभिन्न गुणों और तापमान के आधार पर विभाजित है। तो वायुमंडल क्या है? आपको पता है ना, हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेज हैं। तो उन्हीं गैसों का समूह जो होता है ना, वही वायुमंडल कहलाता है। अब हम वायुमंडल की जो डिवाइडेशन है, अब हम उनको पढ़ते हैं। जो जैसे हमारी पृथ्वी की लेयर डिवाइडेड है, वैसे ही वायुमंडल की भी लेयर डिवाइडेड है। तो देखते हैं सबसे पहले जो वायुमंडल की परत है उसको क्षोभमंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें मौसम की गतिविधियां होती हैं, जैसे बारिश, बर्फबारी और बादल गरजना। तापमान इस परत में ऊंचाई के साथ घटता है। ये जो हमारी क्षोभमंडल की जो परत है ना, ये जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से लेके जितनी भी हम ऊंचाई तक जाते हैं, मतलब 8 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये लेयर वहाँ तक की होती है। और आपने देखा ही होगा, जब भी बारिश होती है, बर्फबारी होती है, बादल होते हैं, तो वो इसी लेयर के अंतर्गत होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पृथ्वी से ऊपर आसमान की तरफ जितनी ऊंचाई में जाओगे ना, उतना ही तापमान आपको घटता नजर आएगा। आपने देखा होगा कि जब हम, जैसे कोई पर्वतारोही होता है, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, तो जितना जितना वो ऊपर जाता रहता है, उतना उतना तापमान गिरता रहता है। सेकंड लेयर है समतापमंडल। यह परत ट्रोपोस्फियर के रूप के ऊपर होती है, लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस परत में ही वायुयान उड़ान भरते हैं। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो ये जो हमारी सेकंड लेयर है, इसका नाम है समतापमंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। अब इसकी ऊंचाई ना वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे क्षोभमंडल की जो लेयर होती है वो ख़त्म होती है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 15 से 50 किलोमीटर की होती है। इसी लेयर के अंदर ओजोन लेयर, ओजोन परत आपने सुना होगा ना, ओजोन परत जो पृथ्वी को, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो ह्यूमन के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, उनसे स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये उन लेयर्स को ना एब्जॉर्ब कर लेती है। जो कुछ रोशनी होती है, जो कुछ किरणें होती है पराबैंगनी की, उनको तो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बाकी की किरणें होती है उनको वापस स्पेस में भेज देती है, ठीक है। इस परत में ही आप देखते हो कि जितने भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जितने भी उड़ते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं। और वही इस परत में भी आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे आपको उतना ही तापमान कम होता नजर आएगा। सेकंड लेयर है हमारी मध्यमंडल। तो जो हमारी थर्ड लेयर है उसका नाम है मध्यमंडल। ये जो लेयर होती है ना, ये क्षोभमंडल और समतापमंडल के ऊपर होती है, ठीक है। यह परत स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है, लगभग 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहाँ तापमान फिर से घटता है और यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यहाँ उल्काओं के जलने का क्षेत्र है। मतलब ये जो लेयर है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर की लेयर है, ठीक है। सबसे पहले तो हो गई हमारी क्षोभमंडल, फिर हो गई हमारी समतापमंडल, लेकिन जो उसके ऊपर की लेयर है उसको कहते हैं मध्यमंडल, ठीक है। इसमें जितने भी उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, जितने भी मीटियोर होते हैं वो सारे जलते और टूटते हैं, ठीक है। और जो हमारी फोर्थ लेयर है उसका नाम है तापमंडल। यह परत मेसोस्फीयर के ऊपर होती है, लगभग 85 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है। मतलब तापमान ना यहाँ पे काफ़ी माइनस में होता है, जो सूर्य की विकिरण के कारण होता है। फोर्थ लेयर हमारी तापमंडल। यह परत मेसोस्फीयर के ऊपर होती है, लगभग 85 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, जो कि सूर्य की विकिरण के कारण होता है। इस परत में आयोजेनिक परत होती है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है।
अब जो हमारी जो बाकी की 3 लेयर थी उसमें हम क्या देख रहे थे कि जितनी हम ऊंचाई पे जाएंगे उतना तापमान घटेगा, मतलब माइनस में जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना जो तापमान होता है वो ज़्यादा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्ट सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इस लेयर में आता है। और इस लेयर में ना एक परत होती है जिसको आयोजेनिक परत कहते हैं, जिसकी वजह से जितने भी रेडियो होते हैं, जितने भी मोबाइल के टावर होते हैं, जितने भी नेटवर्क होते हैं, उनका हमें सिग्नल मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसी लेयर में हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं। जो हमारी लास्ट परत है वायुमंडल की वो है वायुमंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो लगभग 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक फैली होती है। यहाँ वायुमंडल बहुत पतला होता है और यह अंतरिक्ष के साथ मिल जाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के गैसेस पाई जाती हैं। अब जो हमारी लास्ट परत है ना वो हमारी वायुमंडल, ठीक है। ये जो है ना ये लेयर सबसे ऊपर की लेयर होती है वायुमंडल की, जो एक तरह से ना आप इसको स्पेस की लेयर भी कह सकते हो। ये ना स्पेस में ही मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर ये स्पेस में मिल गई तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होना तो नामुमकिन है, क्योंकि बाकी लेयर में हमने पढ़ा कि जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं उतना ही टेम्परेचर कम होता रहता है और जो वायु दाब होता है वो भी कम होता रहता है, ठीक है। इन परतों का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक विकिरण से बचाना और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना है। इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट मंडल है वह है जलमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल सभी जगह जल पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की संरचना में भी 70% से अधिक जल ही पाया जाता है। वायुमंडल में यह जलवाष्प के रूप में मौजूद होता है तथा बादल निर्माण के आधार के रूप में कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर वर्षा होती है। ज़मीन में मौजूद पानी पृथ्वी पर जनजीवन को आसान बनाता है तथा फसलों, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि जलमंडल की कोई स्पेसिफिक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन जो जल है वो हर जगह मौजूद होता है। अभी हमने पढ़ा कि स्पेस में हीलियम और नाइट्रोजन जैसी गैसेस थी, वो भी जल के निर्माण से ही बनी है। हाइड्रोजन जैसी जो गैसेस थी वो भी जल के निर्माण से ही बनी है। और जल तो हर जगह है। हमारे पृथ्वी पर भी जल मौजूद है, पृथ्वी के अंदर भी जल मौजूद है, तो यही जलमंडल है। तो इसके अंदर ना एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं जल चक्र। मतलब जो जल के बनने और जल के नष्ट होने की प्रक्रिया होती है। तो आइए हम उसको समझते हैं। जल चक्र, जल चक्र जिसे जल चक्र या जल विज्ञान चक्र भी कहते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल पृथ्वी के विभिन्न रूपों में चलता है। यह प्रक्रिया सतह, जल, वायुमंडल और भूजल के बीच निरंतर गतिशीलता को दर्शाती है। जल चक्र के मुख्य चरण निम्नलिखित है। तो इसको ना हम पहले डायग्राम से समझते हैं। देखिए, आपने बचपन में देखा होगा कि जैसे कोई पार्क में कोई छोटा गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो वो पानी ना हमेशा के लिए भरा तो रहेगा नहीं। जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है ना तो पानी ना भाप में परिवर्तित होकर ना आसमान में चला जाता है। अब जब वो पानी भाप में परिवर्तित हो रहा होता है ना तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। अब जब वो पानी भाप बनकर आसमान में चला जाता है तो वो वहाँ पर जाकर ना ठंडा हो जाता है और वो भाप ना ठंडा होकर एक बादल का निर्माण करती है, ठीक है। अब जब सूर्य की गर्म गर्म किरणें उस पर पड़ती है ना तो जो ठंडा बादल होता है वो गर्म हो जाता है। अब जब वो गर्म होता है तो वो जो भाप होती है ना वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पानी की बूंदों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो भारी हो जाती है ना, मतलब जब वो बादल भारी हो जाता है, जब वो उन पानी की बूंदों को संभाल कर मतलब नहीं रख सकता, तो जब वो पानी पृथ्वी पर वापस आता है ना बूंदों के फॉर्म में, उसी को हम वर्षा कहते हैं, ठीक है। अब हम इनको पॉइंट में समझते हैं। वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी के कारण जल जैसे कि समुद्र, नदियाँ और झीलें वाष्प में बदल जाता है और वायुमंडल में उठता है, ठीक है। सेकंड, जब जल वाष्प ऊंचाई पर पहुंचता है तो यह ठंडा होकर छोटी जल बूंदों में बदल जाता है जो बादलों का निर्माण करते हैं। थर्ड, जब बादल भारी हो जाते हैं तो जल बूंदें एकत्रित होकर वर्षा, बर्फबारी या ओले के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मतलब
मैंने जैसे आपको बताया था कि जब बूंदें मतलब भाप आसमान में चली आती है, फिर वो ठंडी होने लगती है। अब जब उनकी सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है तो वो बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है। ठीक है। अब कहीं कहीं पे ये बारिश के रूप में नीचे आती है, लेकिन कहीं कहीं जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसकी विविधता के कारण कहीं कहीं पर ये बारिश के रूप में या फिर ओलों के रूप में या फिर बर्फबारी के रूप में नीचे गिरती है। सतही प्रवाह, वर्षा का पानी भूमि पर बहता है और नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंचता है। भूजल, कुछ जल पृथ्वी में समाहित हो जाता है और भूजल के रूप में संग्रहित होता है, जो बाद में कुओं या अन्य स्रोतों के माध्यम से उपयोग किया जाता है। सिक्स्थ, हमारी जल चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है जहाँ जल पुनः वाष्पीकरण, संघनन और वृष्टि मतलब वर्षा के माध्यम से वापस शुरू होता है। इस प्रकार जल चक्र न केवल पृथ्वी के जल संसाधनों को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल चक्र प्रक्रिया अत्यंत जीवन के लिए आवश्यक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। तो यही था हमारा जल चक्र, यही था हमारा जलमंडल। इससे हमें पता चलता है कि जो जल होता है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और हमने जल चक्र की प्रक्रिया को पूरा समझा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या ला सकता हूँ। थैंक यू।